आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह की परेशानियां देश में पैदा की हैं, एक युद्ध स्तर पर लोगों की जद्दोजहद जारी है बीमारी के खिलाफ अस्पतालों में, लेकिन इन सब के बीच देश की अर्थव्यवस्था घायल हुई है। क्या लोगों की नौकरियां गई हैं, रोजगार के साधन कम हुए हैं, महंगाई बढ़ी है? इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी इस वक्त आज तक पर हमारे साथ लाइव हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सबसे पहले महंगाई, कोविड की इस दूसरी लहर ने लोगों की कमर तोड़ दी है, आय कम हुआ है, दूसरी तरफ चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, खाने की चीजें हो, रिटेल सेक्टर में हो, हर जगह महंगाई बढ़ी है। जैसे हमने पिछले साल भी देखा था जब नेशनल लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद जो अनलॉक फेज आया था, उसमें कई महीनों में जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 6% से बढ़कर तेज हो गया था, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो आपके खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ में जो महंगाई आई उसके उनके कारण पिछले साल हुआ था। इस साल भी अभी इस महीने में ऐसा देखा गया। मेरा ये मानना जरूर है लेकिन कि आगे चल के, क्योंकि ये जो दूसरी लहर थी, ये दूसरी लहर पहली लहर की जितनी उतनी यदि आप समय देखें तो उतना ज्यादा समय था नहीं, बहुत तेजी से चढ़ा और तेजी से उतर भी रहा है। और दूसरी बात, यदि हम देखें जो सारे देश में लॉकडाउन हुई थी उसके मुकाबले इस बार राज्यों ने किया, और क्योंकि राज्यों ने किया सब एक साथ नहीं हुआ, इसीलिए जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी कम थे। और मेरा ये मानना है कि आगे चल के, चूंकि अभी जैसे काफी दिल्ली में आप देख रहे हैं, बाकी महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में भी देख रहे हैं कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं कम हो रही हैं, तो इसलिए जो इससे महंगाई पे असर पड़ा वो भी मेरा मानना है कि 1-2 महीने में कम हो जाना चाहिए। मैं अब जरा मिडिल क्लास पर आती हूँ सर, क्योंकि उम्मीद यही लोग कर रहे हैं, जैसा आपने बताया खाद्य पदार्थ से लेकर सबकी धीरे धीरे बेहतर स्थिति आए। लेकिन अब मैं पेट्रोल डीजल की कीमत पर आती हूँ सर। पेट्रोल डीजल की कीमत पर अब लोग ये चिंता करने लगे। आप मुझे कहेंगे कि नहीं देखो, अब इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कीमतें बढ़ती हैं हमेशा, चुनाव के इर्द गिर्द नहीं बढ़ती हैं सर। जब वोटिंग होने वाली होती है, नतीजे आने तक कीमतें नहीं बढ़ती हैं, तो लोगों को शक पैदा होता है। जो वृद्धि आई है आपके पेट्रोल के दर में, वो मुख्यतः जो क्रूड ऑयल की प्राइस है $30 से $70 के ऊपर करीब $74 पहुंचने के कारण आई है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये भी आप ध्यान रखें कि जो मुद्रास्फीति की जो दर होती है, सीपीआई इन्फ्लेशन, जिसमें हम वेट्स देखते हैं, फ्यूएल और उसको जो कैटेगरी है उनका योगदान करीब 7% होता है, 7% से ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये कि जो आम आदमी जिसमें खर्च करता है उसमें सिर्फ 7% खर्च जो पेट्रोल और डीजल के कारण आता है। ये भी हमें ध्यान रखना है जब हम मुद्रा और मुद्रास्फीति और आम पदार्थों में जो दाम है उनकी बात करते हैं। आपकी आखिरी लाइन मुझे बहुत खतरनाक लग रही है। आप ये कह रहे हैं कि आपका कोई इरादा ही नहीं है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नजर डालने का, उसकी बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर। मुझे ये समझाइए ना सर कि आप मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, आप तो बताइए, एक्साइज सर सेंचुरी मार चुकी है पेट्रोल की कीमतें, सेंचुरी मार चुकी है सर। जैसे मैंने बताया अंजना जी कि मैं अर्थशास्त्री हूं और आंकड़ों को लेकर विश्लेषण करता हूं, उसके आधार पर मैं अपनी राय देता हूं। और ये तो सच बात है, इसको आप नकारा नहीं कर सकते कि जो क्रूड ऑयल की प्राइस है $30 से लगभग $70 से ऊपर हुई है। अब किसी चीज की यदि मान लीजिए दाम बढ़ती है, आप जैसे एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, जिस रेस्टोरेंट में मान लीजिए आप रोटी बेचते हैं या फिर आप उसमें रोटी सब्जी, अब गेहूं का दाम यदि बढ़ गया तो फिर वो जो रोटी है उसका दाम तो बढ़ेगा ही। वैसे ही यहाँ पे क्रूड ऑयल का दाम जो है $30 से $70 हो गया, तो पैसा तो एक्चुअली आपके पेड़ में नहीं उगता ना, तो ये तो ध्यान रखना जरूरी है। पैसा वाकई पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन एक्साइज ड्यूटी तो आप लोग तय करते हैं ना, सरकार तय करती है ना, उसमें जो बढ़ोतरी है उस पर मेरा सवाल है।
और आप कह रहे हैं कि लोगों के खर्चे का बहुत कम हिस्सा, जो पिछले जवाब में आपकी आखिरी लाइन थी, बहुत कम हिस्सा पेट्रोल डीजल पर खर्च होता है, तो क्या इसमें महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आपकी बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं है इसी वजह से? दोनों पर सर मेरा जवाब। एक्साइज ड्यूटी तो सर आप लोग समझाते बढ़ाते हैं ना? ये मैं नहीं कह रहा था। आपने एक्चुअली इसमें और एक इंटरप्रिटेशन दिया है जो कि मैं कहना नहीं चाहता था, और मेरा कोई उसमें इरादा नहीं था ऐसा कहने का। जैसे पहले भी कह रहा था, हमें आंकड़े लेकर एविडेंस के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, ना कि ओपिनियन। और इसमें जो आंकड़े हैं, जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब 7%, 7.5%। ये जरूर है, मैं जैसे कह रहा हूं कि जो पिछले साल जब बढ़ाया गया था, जो 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाया गया था, तब ऐसा समय था जब पेट्रोल का दाम काफी कम था उस समय, क्योंकि आना चाहिए था। और जैसे आप देखें, ये भी ध्यान रखें कि जो अभी गरीब कल्याण योजना में करीब जो 70,000 करोड़ जो खर्च किए जा रहे हैं, जो कि आपके खाद्य पदार्थ हैं वो मुफ्त दिए जा रहे हैं, इन सब के लिए पैसा भी एक्चुअली आपके आय से ही आता है। आपका वो इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, एक्साइज हो, इन सब से आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सरकार जो है जब अपने खर्च करती है और गरीब लोगों के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए खर्च करती है, तो उनके लिए आय भी जरूरी है। और यही मैं बतला रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारा प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी जरूर है, इसीलिए इन सारे आंकड़ों के साथ विश्लेषण के साथ मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो एक कंज्यूमर है उसका 50% पेट्रोल या डीजल में खर्चा होता है, ऐसा नहीं है। ये 7% है। ये फैक्ट है, इस फैक्ट को हम ध्यान में रखें। ठीक है सर, अब मिडिल क्लास पर मैं एक सवाल लेती हूँ, उसके बाद अर्थव्यवस्था की तरफ चलेंगे। देखिए, मिडिल क्लास, एक्सपेंडिचर हो, टैक्सेशन हो, हर चीज में वो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं और इस महामारी की वजह से, पहली लहर के ही आंकड़े अभी तक आए हैं, जिसमें लगभग 3.2 करोड़ जो मिडिल क्लास है वो श्रिंक किया है, यानी कम हो गया, यानी वो मिडिल क्लास की श्रेणी से भी नीचे चले गए हैं, गरीबी की तरफ। मेरा आपसे सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में क्या मिडिल क्लास के लिए कुछ स्पेसिफिक रोड मैप आपको दिख रहा है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उनके आंकड़े आए थे जिनके कारण उन्होंने बताया है कि जिस तरह करीब 300 मिलियन यानी कि करीब 30 करोड़ लोग जो विश्व भर में उन पे असर पड़ा है, क्योंकि महामारी के कारण जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनसे आर्थिक गतिविधियों पे असर पड़ा है। तो ये सिर्फ भारत नहीं, सारे विश्व में 100 साल में जिस तरह की महामारी आई है उसका प्रकोप है। ये पहली बात हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि जैसे आप जो हमने बजट में जो जितने कदम लाए थे हम, जो कि जिसमें सरकार के खर्च को काफी बढ़ाया गया। पिछले साल 9.5% का जो फिस्कल डेफिसिट है वो टारगेट रखा गया, इस साल 6.5%। और ये कहाँ पे, ये मिडिल क्लास जो आप कह रहे हैं उस पे मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे 6.5% में से कर इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बहुत अहम होता है, क्योंकि उससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण जो आपकी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें काफी सारा रोजगार बनता है। ये आपके जो रूरल पुअर हैं, जो गरीब हैं, जो शहरी इलाकों में रहते हैं, उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब होती है तब काफी सारा लेबर बनता है, सीमेंट, स्टील। तो ये सब जब डिमांड इसमें बनेगी, और ये हमने ये भी देखा है 4th क्वार्टर, जो चौथी तिमाही जिसमें अभी इसके आंकड़े आए, उसमें भी आप देखें तो सरकार ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ाया, उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करीब 15% बढ़ी, जिसके कारण कंजम्पशन आपका करीब 2.5% बढ़ा। 3 तिमाहियों के बाद एक्चुअली जो गिरावट आई उसके बाद बढ़ा। इसी तरह कॉन्टैक्ट सेंसिटिव सेक्टर जो ट्रैवल, टूरिज्म, उनपे भी अच्छा असर पड़ा। तो ये मैं जो सिद्धांत ही नहीं, जो आपने चौथी तिमाही में एक्चुअल ऑन द ग्राउंड देखा है, ये सिद्धांत जो बजट की थी उसका असर आया है, वही चीज एक्चुअली हमने किया है। नौकरियां बढ़ी गई हैं और सरकार कुछ आंकड़े बताए, आप कुछ कहें, कोई भी कहे, लेकिन तस्वीर दिख रही है। हम और आप जान रहे हैं कि क्या परिस्थितियां रही हैं लॉकडाउन में। सीएमआई का डेटा है जो कहता है 1 करोड़ नौकरियां गई हैं, 97% लोगों की आमदनी घटी है। ये रोजगार का क्या होगा? ये कई बार लगता है हिंदुस्तान की परिस्थितियों को देख के टिकिंग बॉम्ब की तरह
युवा हैं उनके लिए, और जो रोजगार थे पहले से उनकी भी अगर नौकरी गई है, इसको कैसे एड्रेस करेंगे? बजट में जो प्रावधान है, जो जिसमें कि सरकार और खर्च करेगी, और खर्च एसेट क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, रियल एस्टेट सेक्टर, इनमें करे, जिससे कि रोजगार और बनेंगे। रोजगार आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बनने हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बनने हैं, क्योंकि भारत की जो स्थिति है इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी भी काफी गतिविधियां होती हैं। तो इसलिए जो सरकार का खर्च इसमें की इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अहम है। आखिरी बात ये मैं बता दूं कि यदि आप 100 रुपया यदि सरकार रेवेन्यू स्पेंडिंग यानी कि सिर्फ ट्रांसफर करके करती है, तो वो जो 100 रुपया है उससे सिर्फ 98 रुपये इकोनॉमी में जुड़ते हैं, यानी कि 2 रुपया कहीं एक्चुअली उसमें वो निकल जाता है। जबकि वो 100 रुपया जब कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में डालते हैं, तो वो जो है करीब 450 रुपए आपकी 3-4 साल में एक्चुअली एक इकोनॉमी को जोड़ता है। तो आप देख लीजिए एक्चुअली इसमें कि यदि मैं अपना 100 रुपया डालूं, ऐसे जहां पे डालूं जहां मेरा 98 रुपया आएगा कि 450 में, और सरकार इसमें एक्चुअली वही कर रही है, जिससे कि जो सरकार जो आय आती है आपके टैक्स के रूप में, उसका सबसे अच्छा रूप से उसका इस्तेमाल किया जाए। इसलिए कंस्ट्रक्शन पे इससे असर जरूर आएगा, ये मैं विश्वास से कह रहा हूं। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था पर 2-3 सवाल है सर, उनके छोटे छोटे जवाब दे दीजिएगा क्योंकि टाइम का भी कंस्ट्रेंट है। सबसे पहले, नेगेटिव में भारत का जीडीपी चला जाना 4 दशक में, पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि डार्केस्ट ईयर इन 4 डेकेड्स, कितनी बड़ी चिंता की बात है ये हिंदुस्तान के लिए? ये तो हमने अभी 1-2 बार इसके बारे में बात कर लिया है कि ये 100 साल में पहली बार एक महामारी, जो हम 40 साल की बात कर रहे हैं, वो 40 साल नॉर्मल ईयर्स थे। और आपकी इससे पहले जो युद्ध के साल हुए, युद्ध भी हुए, उनमें भी ऐसा इस तरह का जो सारे विश्व में जिस तरह का प्रकोप आया है इस महामारी का, ऐसा कभी नहीं आया। और तो जो भी बात करते हैं और कहते हैं कि 40 साल में ऐसा हुआ है, उनको ये तो हमेशा ध्यान में रखना है कि किस तरह की स्थिति चल रही है। 100 साल में एक बार महामारी एक्चुअली भारत में ही नहीं, बाकी सारे देशों में पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर भी आई है, और इसके कारण सारे विश्व में असर पड़ा है। तो भारत तो एक्चुअली विश्व का एक अंग है, ऐसा नहीं है कि हम तो एक आइलैंड में रहते हैं, इसका तो असर पड़ेगा ही। एक आखिरी सवाल सर आपसे, जिसके 2 हिस्से हैं। पहला सवाल यह कि मैं पिछली बार जब आपके घर आई थी, आपका इंटरव्यू किया था, तो आप ही ने डबल डिजिट 10% के आसपास जीडीपी की उम्मीद जताई थी। अब कई सारे जो रेटिंग एजेंसीज हैं विश्व भर की, उनमें अगर मैं कुछ के नाम लूं तो उनमें ओईसीडी, यूएन, मूडीज, क्राइसिल और खुद आरबीआई ने सबने प्रोजेक्शन कर दिया है कि डबल डिजिट तो मुश्किल लग रहा है। ये अच्छे दिन कब हम सोचें कि थोड़े से अच्छे दिन आएंगे अर्थव्यवस्था के? मेरा ये मानना है कि इस साल यदि अभी जो तीसरी लहर वगैरह बहुत तेज से नहीं आएगी, तो जो विकास दर है वो काफी अच्छी रहेगी। और जो हमने 11% अनुमान लगाया था, उसमें भी थोड़ा हेडरूम हमने दिया था। जैसे जो आप इंटरनेशनल एजेंसीज की बात कर रहे थे, कई इंटरनेशनल एजेंसीज ने करीब 13%, 12.8% भी कहा। हमने उतना ऑप्टिमिस्टिक अनुमान नहीं लगाया, तो इसलिए थोड़ा हेड स्पेस है। तो मेरा ये मानना है कि दूसरी लहर के बावजूद जो विकास दर है इस साल अच्छा रहेगा। दूसरी बात जो आप जो प्रिंटिंग की कह रहे थे, अंत में जो हम चाहते हैं वो ये है कि हमारे जो जितने जो अर्थव्यवस्था को दोबारा रिकवरी फेज में और लाने के 2 महीने जो इससे असर पड़ा है उससे असर ना हो, जो कदम उठाने हैं उसके लिए जितने भी आपके जो भी आय चाहिए वो हम जुटाएं, यही हमारा उद्देश्य है। और उसमें भले मनी प्रिंटिंग हो या फिर आपके जो आपका आय आ रहा है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स का आप देखें, एडवांस टैक्स के जो एस्टिमेट्स आए हैं वो अच्छे आए हैं। तो इसलिए इस साल जो पिछले साल के मुकाबले जो रेवेन्यू की सिचुएशन है उतनी खराब नहीं लग रही मेरे अनुसार। तो इसीलिए जो खर्च करना है वो सरकार जरूर करेगी। उसका प्रावधान कहां से किया जाएगा वो तो एक्चुअली उसको तो हम पर छोड़ दीजिए, हम जरूर उस पर विश्लेषण करके सही कदम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी कदम सरकार की तरफ से उठाना होगा, खर्च की जरूरत होगी, वो सब हम करेंगे। हाँ, उसके लिए जो प्रावधान करना है वो
सरकार तय करेगी। इसी पर हम कर रहे थे उनसे चर्चा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।